हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, उसकी थ्योरी डिस्कस कर ली थी और मेन में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन सबको डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम बेसिकली फैराडेज लॉ के साथ डील करेंगे, साथ में जनरेटर, मोटर, ये सब कैसे बनाए जाते हैं इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हमारा केवल डिस्कशन चलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और उसके लिए कैसे अप्रोच होने चाहिए, इंटीग्रेशन कब इन्वॉल्व होता है, इन सब का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमारा डिस्कशन जो चलेगा उससे पहले यहां पर कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर एक मैग्नेट है जो मूव कर रहा है बेसिकली। तो ये मैग्नेट अगर मूव कर रहा है, यहां पर ये मैग्नेट मूव कर रहा है, इस मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से जो गैल्वेनोमीटर इसके साथ लगा उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट यहां पर देखो, यहां पर दिया गया एक कॉइल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है और जिसकी वजह से यहां पर जो वोल्ट मीटर लगा है, मतलब आउटपुट जो लगा है, उसमें वोल्टेज जो है वो वैरी कर रहा है। यहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की नहीं गई जिसकी वजह से यहां पर ये गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये कॉइल रोटेट कर रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। और इसी चैप्टर को हमें, मतलब इसी टॉपिक को रिलेट करके पढ़ना। इस चैप्टर के बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर मूव करता है तो वो कंडक्टर एज अ बैटरी बिहेव करने लगता है और अगर सर्किट कंप्लीट होता है तो उसमें करंट भी फ्लो करती है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो हमारा डिस्कशन इसी के ऊपर चलेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहां पर कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग बेसिक आइडिया तो है ही कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि अगर कोई करंट कैरिंग, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, तो अगर इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रही होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मतलब कि यहां पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसको तो हम पढ़ चुके हैं ना कि करंट जो होती है किसी कंडक्टर में फ्लो करती तो अपने चारों तरफ क्या बनाती है, अपने पर्टिकुलर रीजन के अंदर कोई अराउंड उसके कोई रीजन होता है जिसमें वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अजम्पशन है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, इसका मतलब वहां कोई ना कोई फील्ड है और उसी फील्ड को यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया गया था। तो कोई अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या बेसिकली कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो अपने चारों तरफ रीजन में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई गई हैं, जानते हैं इनटू द प्लेन इधर होती है, इधर आउट ऑफ द प्लेन होती हैं। इस तरह से हम इन्हें बना सकते हैं। लेकिन क्या इसका उल्टा सही है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो तो क्या उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बन सकती है? तो यहां पर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, हमारे इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनती है। ये हमारे इस चैप्टर का मेन मकसद है पढ़ने का, कि यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा पढ़ लिया। तो क्या इसका उल्टा सही हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी बना लें या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर लें? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने बताया था कि अगर कोई कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, बेसिकली उसका फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तो जब फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या करता है, वो अपने अंदर एक करंट बनाता है या एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं और करंट जो फ्लो करती है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इन सब का डिस्कशन किया जाएगा लेक्चर नंबर 2 के अंदर, लेकिन आज के डिस्कशन में हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे वहां डिफाइन किया था वैसे यहां पर भी डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, अगर कोई सरफेस दी गई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस एनी सरफेस के लिए क्या है, मेजर एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर होंगी, ध्यान रखना, वो तो वर्ड यहां पर ऑलरेडी मेंशन है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर प्लेन को क्रॉस करती हैं, वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इसको यहां से समझते हैं अलग अलग केस में। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से, सपोज ऐसा कुछ दिया गया है, कोई एक ऐसा प्लेन है, ये कोई ऐसा प्लेन दिया गया, इस तरह का कोई प्लेन दिया गया। इस प्लेन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहां पर देखो दिखाया गया, इस तरह से प्लेन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो वैसे ही प्लेन ही ऐसे दिखा दिया गया आप लोगों को, कुछ इस तरह से बनाया गया। तो अगर प्लेन कुछ इस तरह से होगा तो इसका बी इधर दिया गया, एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया गया है। तो क्या करते हैं, इस बी का कंपोनेंट लिया जाता है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है परपेंडिकुलर
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर और मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या लिखा जाता है, एरिया वेक्टर लिखा जाता है। तो अगर हम एरिया लिख लें और इसके डायरेक्शन में क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, तो वो एरिया वेक्टर होता है। तो इसका कंपोनेंट इधर ले लिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं बी का कंपोनेंट जो लिया जाता है अलोंग ए, यहां पर लिखना चाहो कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अलोंग ए वेक्टर अगर लिखा जाए तो क्या लिखते हैं, उसे बी परपेंडिकुलर लिखते हैं, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या लिखा जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर, लिख सकते हैं ना, और साथ में क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा लिखा जाएगा। सही है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जो परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी पास करती वही तो होता मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल टू लिखा जाता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा जाता है। ये होता है फार्मूला। इस तरह से हम फार्मूला लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। वहां क्या लिखते थे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और डी लिखते थे तो डी फाई इज इक्वल टू में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखते थे। यहां पर भी छोटा सा फ्लक्स लिखना होगा, अगर यूनिफॉर्म सरफेस नहीं होगी तो बी डॉट डी ए वेक्टर लिखा करेंगे। ठीक, ये तो हो गया। अगर इस वाले केस में देखें तो अगर बी का देखा जाए तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी उधर आएगा, एरिया वेक्टर भी उधर आएगा। इसका मतलब है प्लेन को इस तरह से रखा गया है, कुछ प्लेन को इस तरह से रखा गया, फील्ड राइट साइड में, प्लेन इस तरह से रखा गया। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी सब इसी से पास करेंगी। उस समय पर फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इस समय फ्लक्स अगर मैक्सिमम होगा तो क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू यहां पर क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल तो 0 है। तो यहां से जो फाई बनेगा वो क्या लिखा जाएगा, बी इंटू ए लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ आता है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर फील्ड राइट साइड में है, ऐसे समझो फील्ड की वैल्यू अगर राइट साइड में है, राइट साइड में फील्ड है और प्लेन को कुछ इस तरह से रखा गया है, फील्ड राइट साइड में प्लेन को इस तरह से रखा जाएगा। तो प्लेन को अगर इस तरह से रखा जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा, ऊपर साइड होगा ना। तो इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड है, फील्ड राइट साइड में। तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री का। तो एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो इस केस में क्या लिखेंगे, यहां पर ये डायरेक्शन है किसकी, बी वेक्टर की, और यहां पर ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की। इनके बीच का एंगल कितना, 90। और फाई का फार्मूला हम लोगों ने देखा क्या लिखा जाता है, फाई इज इक्वल टू में बी ए कॉस थीटा। यही तो निकल के आया, नेट फार्मूला तो जो निकल के आया, तो वो क्या लिखा जाएगा, बी ए कॉस थीटा। या कह सकते हो बी का वो कंपोनेंट जो इसके अलोंग हो, लिखते हैं ना। तो इसके अलोंग अगर कंपोनेंट किया जाएगा तो उसके अलोंग तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो फ्लक्स यहां से 0 बनेगा। या ऐसे लगाना चाहो तो ऐसे लगा लो, बी ए कॉस क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, ये बनेगा। तो बी ए कॉस 90 डिग्री लिखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा। तो इस तरह से फ्लक्स की कैलकुलेशन की जाती है अलग अलग केस में। बेसिक ये फार्मूला याद रखो कि बी डॉट डी ए जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है फ्लक्स किसी सरफेस से पास करने वाला। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये कैसे वेरी करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट ये आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर कुछ और डिस्कस करना है, वो सुनो। यहां पर सपोज हमारे पास एक कॉइल है, ये कोई कॉइल दे रखी है। कॉइल क्या, बेसिकली हम यहां पर एक सोलेनॉइड बना रहे हैं, पढ़ा है ना इसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड इसका पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ये, इसके बारे में भी डिस्कशन किया था हम लोगों ने जब मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ रहे थे। तो ये ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये ऐसा। ठीक, इसमें क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं। इधर से करंट फ्लो कर रही है, एंटर कर रही है इसमें, इस तरह से करंट होगी, ये करंट होगी इस तरह से। सही है, तो अगर इस तरह से करंट होगी तो क्या होगा, देखो इस तरह से करंट, तो इधर बन जाएगा S और इधर बन जाएगा N। ये तो बेसिक आइडिया ये हम लोगों को है। अब यहां से करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर और करंट यहां से लीव भी कर रही है। ठीक है, कोई बैटरी लगी होगी, तो अगर करंट फ्लो कर रही, करंट लीव कर रही, तो हमको पता है फाई जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, बी डॉट ए लिखते हैं, बी डॉट ए लिखा जाता है, बिल्कुल। तो अगर बी डॉट ए लिखेंगे तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। लिखना चाहो तो लिख लो, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर।
इन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला हम यहां पर यूज करते हैं तो फार्मूला यूज करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म ले लिया जाए तो एक टर्न से कितना पास करेगा, बी ए कॉस जीरो, दूसरे से बी ए कॉस जीरो, बी ए कॉस जीरो, बी ए कॉस जीरो, बी ए कॉस जीरो। अगर यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें वो कितने हैं, वो n दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये n दिए गए हैं, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे अगर n है तो उस समय फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, n टाइम्स बी ए कॉस थीटा लिखा जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू अगर बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न सोलेनॉइड के अंदर बढ़ा दो, फ्लक्स का लिंकेज बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक डिस्कशन। अब यहां पर एक और डिस्कशन होता है, इनकमिंग फ्लक्स पॉजिटिव, आउटगोइंग फ्लक्स नेगेटिव, कैसे लिखा जाता है वो डिस्कशन। यहां पर साइन कन्वेंशन है, बेसिकली साइन कन्वेंशन। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास देखी होगी सारी तो वहीं से ये फिगर लिया गया, बिल्कुल सेम वही फिगर है। वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करते थे, यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करेंगे। कैसे, सुनो, यहां पर फ्लक्स क्या है, मतलब फील्ड लाइंस क्या है, बाहर जा रही हैं। तो अगर यहां फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं तो इसका एरिया वेक्टर अगर लिया जाए, सपोज हम एरिया वेक्टर यहां पर कोई चूज करते हैं इस तरफ, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इधर आएगा। ठीक है, यहां चूज करें तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ आएगा, ये भी ठीक है, ये इधर की तरफ आएगा। ठीक, अगर इसके लिए चूज करें तो इधर की तरफ आएगा। ये जो एरिया वेक्टर चूज कर रहे हैं इनमें देखो एक ध्यान से, ये थीटा है, ये थीटा दिया गया है, ये थीटा दिया गया है। यहां पर जितने भी एंगल बन रहे हैं, सपोज ये थीटा है तो एंगल एक ऐसा है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है। तो अगर ये एक्यूट एंगल होगा तो उस केस में क्या होगा, यहां पर कॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने की वजह से क्या होगा इसके साथ, इसमें जो भी फ्लक्स लिंक होगा वो सबका सब पॉजिटिव होगा। तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो, फाई जो इनकमिंग होता है, आउटगोइंग, फाई जो आउटगोइंग होता है, आउटगोइंग उसको कैसा लिखा जाता है, उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखा करेंगे। नेगेटिव वाले के साथ दिक्कत क्या है, तो नेगेटिव वाले के साथ दिक्कत यह है कि अगर हम इसका एरिया वेक्टर लिखते हैं सरफेस पर तो इधर बनेगा, फील्ड इधर है तो फील्ड की डायरेक्शन देखो ये है, उस वेक्टर को आगे तो बढ़ा सकते हैं ना, ये तो सीखा है, तो ये इस वेक्टर को आगे बढ़ा दिया जाए तो यहां पर अब देखो एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बनेगा इस बार। तो ये एंगल देखो कितना है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, यहां पर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, और कॉस ग्रेटर देन 90 पर क्या होगा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फाई बनेगा इनकमिंग, फाई इनकमिंग जो बनेगा वो कैसा होगा, वो लिखा जाएगा नेगेटिव। तो ये दो साइन कन्वेंशन है, इन्हें याद रखना है कि इनकमिंग जो होता है वो नेगेटिव होता है, जो आउटगोइंग होता है उसे पॉजिटिव लिखा जाता है। एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल को कॉन्सेप्ट लगाकर किससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्लक्स बढ़ाया जाता है और इस तरह से फ्लक्स को हम साइन कन्वेंशन से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगला है एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला लिखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट के बारे में, यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या लिखी जा सकती है, तो यूनिट इसकी जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है वेबर। यूनिट क्या है इसकी, वेबर है, वेबर है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी से लिखा जाता है, वेबर होता है। ठीक है, ये वेबर हो गया। दूसरा लिखना चाहो तो दूसरा लिख सकते हो, याद होगा फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बी ए लिखते हैं। ठीक है, फाई की यूनिट चाहिए तो इसकी वैल्यू हुआ करती थी, क्या लिखते थे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इनटू में क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर बनेगा। तो यहां से अगर एक यूनिट निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, और लगा के लिखना चाहो तो लिख लो, और यहां बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय में एम्पियर बनेगा। न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, मीटर से मीटर कटेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, एक और लिखना चाहो तो लिख लो, फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बी ए, बी को लिखा जाता है टेस्ला, इनटू में मीटर स्क्वायर। तो और लगा के लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, टेस्ला स्मॉल टी से लिखना टेस्ला, और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। ये देखो तीन अलग अलग यूनिट हो गई इसकी। ये सारी की सारी कैसी हैं, एसआई यूनिट्स हैं। ये क्या है, एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है, लेकिन इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है। सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल,
अगर हम बात करें तो ये मैक्सवेल लिखी जाती है। मैक्सवेल क्या है? CGS यूनिट है, और ये CGS यूनिट है, इसको रिलेट कैसे किया जाता है? तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ, ये 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 8, 10 टू द पावर ऑफ 8, हटाओ इसे, दोबारा लिखो, 10 टू द पावर 8, ये बन जाता है वेबर के, ये इतना, ये रिलेशन होता है, ठीक है। या 1 वेबर लिखना चाहो उल्टा भी लिख सो इसका तो भी सही है, और लगा के लिखना चाहो लिख लो, दोनों याद रहना चाहिए, और लगा के कि 1 वेबर जो निकल के आता है वो 10 टू द पावर -8 मैक्सवेल निकल के आता है, ये होता है, ये हो जाता है हमारे पास रिजल्ट, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है वेबर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या मैक्सवेल लिखा जाता है। मैक्सवेल देखो छोटी यूनिट है, तो मैक्सवेल हो गया यहां से। एक और लिखना चाहो गॉस के साथ रिलेट करके लिखना चाहो तो गॉस के साथ रिलेट करके लिख सकते हैं, वो खुद से ट्राई कर लेना। यहां पर अब हम निकालते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखा जाएगा? तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए लिखो फाई इज इक्वल टू में BA, कॉस का कोई तो कुछ होता नहीं तो यहां डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। तो फाई क्या लिखा जाएगा? फाई का डायमेंशनल फार्मूला बनेगा B को यहां से रिलेट कर लो, F इज इक्वल टू में IBL। तो यहां से क्या निकल के आएगा B? तो ये निकल के आएगा F डिवाइडेड बाई में, यहां बन जाएगा I इंटू में लिखा जाएगा L, तो ये हो गया IBL, ठीक है। तो F बाई IBL, और यहां पर क्या लिख सकते हैं? ये एरिया है तो एरिया का लिखा जाएगा, लिखो सबका, इसका लिखा जाएगा MLT-2, फोर्स का हो गया। करंट का लिखा जाता है कैपिटल A, एम्पियर होता है, और लेंथ का लिखा जाता है कैपिटल L, यहां पर लिखा जाएगा L2 एरिया का। सॉल्व कर दो इसे तो क्या निकल के आएगा? L से L कैंसिल हो जाएगा, देखो ML2 तब भी रह जाएगा, ठीक है, ये L तो बचेगा ना, और यहां लिखेंगे T-2 और A-1 लिखा जाएगा। तो ये है किसका डायमेंशनल फार्मूला? तो फाई का ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा तो बोर्ड के लिए लिख सकते हैं, ठीक। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, और ये हो गई हमारे पास इसकी वैल्यू कि अलग अलग सिस्टम के अंदर वैल्यू कितनी होती है। तो SI में लिखना होगा तो इन सबको लिख सकते हैं, CGS में लिखना होगा तो मैक्सवेल लिख सकते हैं, मैक्सवेल के साथ रिलेट करके भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। याद रखना यहां पर एक रिलेशन याद होगा, 1 गॉस 10 टू द पावर क्या लिखा जाता था? 4, यहां पर लिखते थे, यहां क्या लिखते थे? टेस्ला, तो स्मॉल TSLA लिख दो, इतना लिखा जाता था। या 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 गाउस, इससे भी रिलेट करके निकालना होगा तो मैक्सवेल और टेस्ला में रिलेशन निकाल लेना। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, और इस तरह से यूनिट को निकाला जाता है। यहां पर साइन कन्वेंशन की इनकमिंग आउटगोइंग फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इनकमिंग होगा तो नेगेटिव, आउटगोइंग होगा तो पॉजिटिव होगा, और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके फ्लक्स की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। फ्लक्स कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है उसके लिए यहां पर अलग अलग 3 फिगर दिए गए थे, इनसे फ्लक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। यहां पर अगर देखना चाहो तो एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा कुछ दिया गया है, ये ऐसा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रही हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या बनता है? यहां पर इसका एरिया वेक्टर इधर आया था ना, ये एरिया वेक्टर निकल के आया था इसका, और अगर इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। इधर होता है B और इधर होता है एरिया वेक्टर, तो ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, तो इस समय जो फाई निकल के आता है, फाई वो लिखा जाता है 0। फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? तो वो वाला पॉइंट भी देखना चाहो देख लो, फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब लिखी जाती है? तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम इस तरह से लिखते हैं, यहां से फ्लक्स चलेगा,
यहां से फील्ड लाइंस चलेंगी, ये फील्ड लाइंस यहां से चल रही हैं, ये ठीक है, और इसके ऊपर फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहां से फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे, ये हो गया, ये फील्ड लाइंस निकल रही। तो इस केस में देखो जितनी फील्ड लाइंस हैं सारी की सारी इसी से पास कर रही हैं, तो सारी की सारी अगर इसी से पास करेंगे और इसका एरिया वेक्टर अगर लिया जाए तो एरिया वेक्टर भी कहां आएगा, इधर ही की तरफ आएगा, यहां पर ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, और बी वेक्टर भी इधर ही की तरफ आएगा। तो यहां जो फाई बनता है वो मैक्सिमम बनता है, और फाई मैक्सिमम क्या लिखेंगे, बी ए कॉस जीरो, तो बी ए निकल के आएगा। तो जीरो फ्लक्स कब बनेगा, मैक्सिमम फ्लक्स कब बनेगा, इनको याद रखना। क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कॉइल को रखा तो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन तुरंत खींच लिया जाएगा। तो जब बाहर खींचेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो, जब वो फील्ड के अंदर रहेगी तो उस समय पर हमें यह ध्यान रखना है कि ये प्लेन कैसे एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और एक यहां पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लो। अगर सपोज हमारे पास ये फील्ड है, ये फील्ड दिया गया है, ये फील्ड है, कुछ ऐसा फील्ड है, ये ऐसा कोई फील्ड दिया गया है, और इसमें एक लूप रखा गया है कुछ इस तरह से, ये एक ऐसा लूप रखा गया है, ठीक है, ये लूप है, ये लूप है, ये लूप की एक्सिस दी गई है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें वैल्यू रखने में दिक्कत होती है। क्या देखो, ये कोई लूप दिया गया था, मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा हुआ है, बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ये है एक्सिस ऑफ लूप एक्सेस ऑफ लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कभी कभी दिया जाता है, ये वाला एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और इनके बीच का कभी कभी एंगल दिया जाता है, ये थीटा। तो जब भी कभी यहां पर जो लिखा जाता है फाई इज इक्वल टू में बी ए या ए बी कॉस थीटा, जो भी लिखना चाहो लिख लो। तो यहां जो थीटा रखा जाता है, ये थीटा बिल्कुल नहीं रखा जाता है, इसको यहां से रिलेट करके लिखते हैं, ये कितना एंगल बना रहा है इधर, ये लिखा जाता है, ये कितना एंगल बना रहा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर क्वेश्चन ये बोलता है या क्वेश्चन ये बताता है हमें कि प्लेन जो है, कॉइल का जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में वो थीटा नहीं लिया जाएगा, 90 माइनस करवा के थीटा लिखेंगे, ठीक। जीरो फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स, और यहां पर थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा। जैसे कोई कॉइल है, कॉइल क्या कर रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है फील्ड के साथ में, तो वहां पर 60 रखा जाता है। उसको कंफ्यूज नहीं होना कि 30 दिया 60 क्यों रखा, क्योंकि इधर से एंगल बनेगा 30 तो इधर से 60 बनेगा, और उधर 60 होगा तो इधर से 30 बनेगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा गया है, पहला ही क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा। ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और उसकी रेडियस दे रखी 2 सेंटीमीटर, कैरीज ए करंट 5 एम्पियर, ठीक है। सोलेनॉइड इज 1 मीटर लॉन्ग, सोलेनॉइड जो है 1 मीटर लॉन्ग है, and is composed of 1000 tons of wire, assuming ideal solenoid model, मतलब उसके अंदर जो फील्ड रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा, ऐसा assume करो। कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्कुलर सरफेस F। पहला, it has a radius of 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई लूप है, and is perpendicular to the axis of the solenoid, ठीक है। तो सोलेनॉइड इधर बनाओ, सोलेनॉइड बनाएंगे तो क्या होगा, ये देखो एक इधर बना देते हैं और दूसरा इधर बना देते हैं, ये ठीक है, और इसका एक्सेस खींच दो, इसका एक्सेस यहां से पास करेगा ऐसा, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि इट हैज रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो एक बार यहां पर इसे प्लेस किया गया है और एक बार इसे यहां पर प्लेस किया गया है। तो यहां पर जो प्लेस करेंगे तो ये जो बी लिखा जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई, यहां से निकाल लेंगे, और इसका जो एरिया बनेगा, एरिया वेक्टर, वो भी इस साइड में आएगा। तो यहां पर जो फ्लक्स लिंक होगा, देखो पहले क्या है, इनसाइड है, तो इनसाइड, तो पहले का पहला, ठीक है, क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू में बी ए कॉस 0 तो 1 हो गया, बी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, म्यू नॉट, तो लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, लिखते जाओ, और इंटू में एन कितने हैं, 1000 दिया गया है, बिल्कुल 1000 दिया गया है, यहां से 1000 रख दो, डिवाइडेड बाई में लेंथ, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ लिखे जाते हैं ना, लेंथ दी गई 1 मीटर, तो 1 रख दो, इंटू में करंट कितनी, तो करंट दे रखी है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट दे रखी है, सही है। तो 5 एम्पियर करंट हो गया, इसको सॉल्व कर लो,
तो फाई इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो ये बन जाएगा 520 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई, सही है, हाँ ठीक है। यहां पर 5b हो गया, इंटू में एरिया तो लिखा नहीं गया तो उसे लिखो पाई r का स्क्वायर, r मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो -4 बनेगा, और यहां पर -4 लगा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा पाई इंटू पाई स्क्वायर बन जाएगा, इंटू 10⁻⁻8 बनेगा। क्या दे रहे हैं देखो, पहला आंसर है 2 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁷, तो 2 पाई स्क्वायर यहां पर क्या बना था, ये बनेगा 20, ये 7 बना था, 7 ये 4, एक और कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो इसे लिख दो -3। तो ये अगर -3 होगा तो ये क्या बन जाएगा 7, ये बनेगा, और इतना वेबर बन जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर बाहर है, तो बाहर b आउटसाइड हम लोगों ने देखा था डेरिवेशन करने के टाइम क्या लिखा जाता है, ये 0 लिखा जाता, तो यहां से जो फाई निकल के आएगा वो 0 बन जाएगा। ये हो गया हमारा पहले का या ए पॉइंट का सेकंड हो गया। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, अगला कह रहे हैं इट हैज अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड विद इट्स सेंटर लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। इसका मतलब ये है, देखो इसी में बना लेते हैं, यहीं पर ऐसा दिया गया 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है देखो 2 सेंटीमीटर, तो 3 लिख देंगे। अगर यहीं पर देखो 3 अगर लिख दिया जाएगा तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनने लगेगा, ये ऐसा बनेगा। यहां से यहां कितना, ये है 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है रेडियस, तो यहां से यहां 2 सेंटीमीटर है, और उसकी 3 है, तो यहां से यहां कितनी कर देंगे 1 सेंटीमीटर अलग से कर देंगे। ठीक है, और यहां पर कितना होगा, यहां पर ये वाली कितनी हो जाएगी टोटल, तो फिर से वही बनेगा, इसे ना लिखो, ये 2 हो गया 3, तो 3 ये सेंटीमीटर हो गया टोटल, वही इन्होंने कहा है 3 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड सेंटर लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो इधर बी निकालो, तो बी क्या लिखा जा सकता है, फाई इज इक्वल टू होता है बी ए, एरिया वेक्टर के साथ एंगल तो वो भी 0 आएगा, सेम रहेगा, फाई इज इक्वल टू बी, बी निकल के आया ना, तो बी तो सेम रहने वाला है, बी लिखा गया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इंटू में एरिया, एरिया क्या लिखा, ठीक है, और यहां पर क्या लिखा जाएगा एरिया, एरिया कौन सा लिया जाएगा, टोटल एरिया लिया जाएगा, नहीं टोटल एरिया तब लिया जाता है जब टोटल में मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड किसमें है, केवल सोलेनॉइड के अंदर है, तो 2 सेंटीमीटर वाला एरिया लिया जाएगा, तो 2 to 4 बन जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 बनेगा। ठीक है, यहां से देखो ये बन जाएगा 4 20 बनेगा, 20 80 बन जाएगा, तो इसे 80 लिख दो, और ये पाई बनेगा, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और 10 to the power कितना बन जाएगा, तो यहां पर 4 बनेगा, 4, और यहां पर बन जाएगा 10 to the power -4, 8 बनेगा, तो इसको लिख देंगे 8 इंटू में पाई स्क्वायर इंटू में 10 to the power कितना बन जाएगा, यहां से -7, ये बन जाएगा वेबर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया, दूसरा आंसर हो गया हमारे पास, ये तो मिल गया था। अगला निकालना है, अगला देखो क्या कह रहे हैं, पहले पढ़ लो इधर। अगला कह रहे हैं इट हैज रेडियस ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर एंड एग्जिस्ट इन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस कह रहे हैं कि जो सोलेनॉइड है सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो क्या होगा, एरिया वेक्टर के साथ इस बार एंगल दिया गया, तो क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया बी पॉइंट, यहां पर सी पॉइंट डिस्कस करो। अगर सी नंबर की बात करें तो क्या होगा, सी नंबर देखो क्या दिया गया है, यहां पर पढ़ो, सी नंबर में कहा है इन्होंने 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो 2 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा होगा, यहां से ऐसा समझो, इस वाले जो यहां 2 सेंटीमीटर वाली जो रिंग बनाई गई थी, ये वाली जो रिंग बनाई गई थी बेसिकली ये वाली रिंग, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो अगर इसके अंदर कोई लूप रखा जाए, उसका ओरिएंटेशन कैसा भी हो, अगर टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे उतनी जा रही, तो यहां से भी फाई की वैल्यू सेम ही निकल के आएगी। देखो पाई आर स्क्वायर मतलब 8 पाई स्क्वायर इंटू 10 to the power -7 वेबर ही बनेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी देख सकते हो। मान लेते कोई पर्टिकुलर रीजन है, यहां पर ऐसा देखो, ये कुछ ऐसा दिया गया है, ये हमारे पास रीजन ऐसा है, फील्ड सिर्फ इतने और इतने में है,
ठीक है, इसको चाहे इस तरह से रखो चाहे इस तरह से रखो, इससे जो नेट फ्लक्स पास करेगा, रिंग बेसिकली क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर से जितना भी फ्लक्स पास करेगा, सामने एक रिंग रखी होगी, वो भी अगर उतना ही एरिया कवर करती है उसके अंदर, तो वो भी क्या होगा, सेम फ्लक्स लिंक करवाएगी। तो यहां फ्लक्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। यहां बढ़ेगा नहीं कि 2 से ज्यादा है तो 2 ग्रेटर देन 2 रेडियस रख करके हम वैल्यू बढ़ा लेंगे। डी पॉइंट क्या पूछा है, डी पॉइंट में कहा है कि द प्लेन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। अब यहां से फिर से देखो, पैरेलल हो गया, इसका जो प्लेन है वो पैरेलल, तो प्लेन अगर पैरेलल हो जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल 90 का, और अगर ऐसा होगा तो उस केस में फ्लक्स 0 निकल के आएगा। इसको कैलकुलेट करना चाहो करो, नहीं तो फिर डायरेक्ट 0 लिख दो, यहां पर लिख देना थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि फिगर शोज अ टोरॉइडल सोलेनॉइड, ये पूरा कंप्लीट बना, उसका एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया सिर्फ अलग से। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इफ द करंट थ्रू द टोरॉइडल वाइंडिंग इज एन, ठीक है, करंट आई है और ये दिया गया है एन, इनसाइड एंड आउटसाइड रेडियाई ऑफ टोरॉइड आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, एंड द हाइट ऑफ टोरॉइड इज इक्वल टू एच, ऐसा दिया गया है। तो कहा मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स देखो यहां वेरी करने वाला है। वेरी कैसे करेगा, हम जानते हैं कि यहां पर कुछ और यहां पर कुछ और, इसके अंदर फील्ड यूनिफॉर्म तो बनने वाला नहीं। तो एक काम करो, यहां इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर चले जाओ और यहां पर एक स्ट्रिप ले लो, पतली सी स्ट्रिप ले लो, और वो कितने की होगी, dx मोटाई की होगी। ये dx इसकी स्ट्रिप हो गई, और इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल लो। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो कितना लिखा जाएगा बोलो, यहां से डी फाई इज इक्वल टू में बी इंटू में एरिया लिखा जाएगा। एरिया क्या लिखा जाएगा, तो एरिया लिखेंगे एच इंटू में dx बनेगा, बी लिख लेते हैं। बी इनसाइड क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट, याद होगा, एन डिवाइडेड बाय में 2 पाई आर, आर क्या होता था, मीन रेडियस होती थी, तो ये 2 पाई आर इंटू में आई लिखते थे, यही था, तो म्यू नॉट एन आई लिखते थे। यहां पर म्यू नॉट लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा, आई डिवाइडेड बाय में से 2 पाई आर, यहां से लिख करके ये बी की वैल्यू निकाल लो। तो बी टोरॉइड के अंदर इतना लिखा जाता था। अब बी निकालने के बाद स्ट्रिप से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो उसके लिए लिखा जा सकता है बी इंटू ए मतलब छोटा सा एरिया, वही जो लिख रहे थे अभी डी ए। तो यहां से क्या लिखेंगे, बी एक्स डिस्टेंस पर चाहिए तो इसको बदल लो, म्यू नॉट एन इंटू में आई क्या दिया गया है, आई स्मॉल आई, जो भी हो, स्मॉल आई कैपिटल आई, म्यू नॉट आई एन आई डिवाइडेड बाई में 2 पाई एक्स लिख सकते हैं, इंटू में एरिया क्या लिखा जाएगा इस स्ट्रिप का, लेंथ इंटू वेट, तो एच इंटू में dx लिख सकते हैं, सही है। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो, तो म्यू नॉट एन आई एच डिवाइडेड बाई में 2 पाई चला गया बाहर, यहां पर क्या बचा, 1 बाई एक्स इंटू में dx बचा। अब एक शुरू कहां से हो रहा है, ए से शुरू हो रहा, जा कहां तक रहा, बी तक जा रहा, यहां पर क्या हो जाएगा, डी फाई, ये कहां से शुरू हो रहा, 0 से लगा करके फाई तक जा रहा, तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट एन आई इंटू में एच डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिखा जाएगा, सही है। और यहां पर क्या लिखेंगे, एल एन, यहां पर बन जाएगा बी माइनस एल एन ए, और एल एन बी माइनस एल एन ए क्या होता है, एल एन बी बाई ए होता है। तो इसको यहां लिखना चाहो तो लिख लो, इधर यहां जगह नहीं, इधर ही लिख लो। फाई इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई एच डिवाइडेड बाई में 2 पाई बन जाएगा, यहां लिखेंगे एल एन बी बाई ए बन जाएगा। ये हमारे पास इससे पास होने वाला फ्लक्स निकल के आएगा। तो इस तरह से अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया गया होता है किसी टोरॉइड का, तो उससे लिंक होने वाला फ्लक्स इस तरह से लिखा जाएगा। एज अ फार्मूला इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी कैसे निकाला गया वो भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई एंड अ स्क्वायर कंडक्टिंग वायर लूप ऑफ एल एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द करंट वायर एज शोन इन द फिगर, बोथ द करंट वायर एंड लूप आर इन द प्लेन ऑफ पेपर, एक बोर्ड के प्लेन में है। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द करंट वायर पासिंग थ्रू द लूप। अब यहां से एक बात देखो, इसकी वजह से जो वहां पर फ्लक्स बनेगा वो बी की वजह से बनेगा, और वो जिस तरह से रखा गया उसके लिए बी तो वेरिएबल होगा। तो क्या करते हैं, इसमें भी एक छोटी सी स्ट्रिप ले लो, ये एक छोटी सी स्ट्रिप लेनी है हमें, ये छोटी सी स्ट्रिप ले लिया गया, इसकी थिकनेस कितनी dx, और इसकी यहां से लेंथ कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां से देखो, जो b लिखा जाएगा
उस पॉइंट x डिस्टेंस पर उसे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 2 पाई आर, याद होगा इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर, आर का मतलब x लिखा जाएगा, ठीक है। तो डी फाई क्या लिख सकते हैं, डी फाई लिखा जाएगा b इंटू में डी ए, बी की वैल्यू पता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 2 पाई x लिखेंगे, इंटू में डी ए क्या लिखा जाएगा, मतलब डी ए लिखा जाएगा लेंथ कितनी l, विड्थ कितनी है dx, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। यहां से फाई निकालेंगे, इंटीग्रेट कर दो, तो म्यू नॉट आई इंटू में l डिवाइडेड बाई में 2 पाई, यहां पर बन जाएगा dx डिवाइडेड बाई में x। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी वो बताओ, x शुरू कहां से हुआ, तो x इस वाले पॉइंट से शुरू होगा यहां से, और कहां तक जाएगा, इस वाले पॉइंट तक जाएगा, तो ये डिस्टेंस a है, और यहां से लगा करके यहां तक की a प्लस एल है, तो लिख दो यहां पर a से लगा करके a प्लस एल है, सॉल्व कर दो इसे, तो फाई इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू में एल डिवाइडेड बाई में 2 पाई, यहां पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ln x, तो ये बन जाएगा ln a प्लस एल अपान, यहां पर बन जाएगा a, यही तो होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ln a माइनस ln b बाई ये हो जाएगा, ऐसा हुआ। और इसको अगर थोड़ा और ठीक से लिखना चाहो तो लिख लो म्यू नॉट आई इंटू में एल डिवाइडेड बाई में 2 पाई, यहां पर अगेन ln 1 प्लस एल बाई ए, ऐसा भी लगा करके लिखा जा सकता है। तो जब भी कभी वेरिएबल फील्ड होता है तो उसके लिए फ्लक्स की कैलकुलेशन एक एलिमेंट लेकर के की जाती है, और एलिमेंट लेना हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक। एक और क्वेश्चन दिया गया, इसे भी सॉल्व कर लो ताकि फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन का डाउट ना रहे। वहां तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दूसरा, ये जो दिए गए हैं, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बताते हैं। यहां पर फार्मूला डायरेक्ट फाई इज इक्वल टू बी ए कैसे लगाया जाता है उसके ऊपर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो इसके वेक्टर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन है। तो वेक्टर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन है, देखो कह रहे हैं क्यूब ऑफ एज लेंथ दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, इज पोजिशन एट सोन इन फिगर, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड है, इज गिवन बाय, एग्जिस्ट थ्रू आउट द रीजन, हर एक रीजन में एग्जिस्ट करता है। पहला है फर्स्ट पॉइंट, सोल्यूशन देखो इसका। पहले में क्या पूछा पढ़ो, कह रहे कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द शेडेड, ये जो शेडेड एरिया है इससे फ्लक्स कितना पास करेगा। पहले क्या करो, शेडेड एरिया का एरिया वेक्टर लिखवाओ। इसका अगर एरिया वेक्टर लिखते हैं तो कहां आएगा, इधर ही की साइड तो आएगा, ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। तो एरिया क्या लिखा जाएगा, क्यूब है ना, तो क्यूब का एरिया क्या लिखा जाता है एक फेस का, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लिख देंगे एल स्क्वायर आई कैप बनेगा, इनटू में मीटर स्क्वायर, ये यूनिट के साथ लिख दो। तो अगर यहां से देखेंगे फाई इज इक्वल टू, तो बी डॉट ए वेक्टर लिखा जाता है। बी कितना दिया गया है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, बढ़िया है। डॉट लगा दो, यहां पर हो जाएगा एल स्क्वायर आई कैप, ये भी ठीक है। यहां से क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू आई डॉट आई, तो हो जाएगा 5 एल स्क्वायर, बाकी हो जाएंगे 0, तो 5 तो ठीक है, एल स्क्वायर कितना बनेगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 का बन जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, फाई की वैल्यू निकाल लो, तो यहां बन जाएगा 5 इंटू में ये बन जाएगा 6 to 5 इंटू में क्या लिख सकते हैं -4, मल्टीप्लाई करा लो, 5 5 25, 5 to 10 to 12 बन जाएगा, और 6 और 5 30 31 बन जाएगा, ये 31 बनेगा। तो पॉइंट यहां लगेगा और पॉइंट यहां लगेगा, पावर लगा लेंगे -4, इसको सॉल्व कर लो तो कितना बनेगा 3.125 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -3, ये क्या निकल के आएगा, वेबर में निकल के आएगा, ठीक है। अगला पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द 6 फेसेस। तो यहां पर देखो ये क्लोज्ड है, क्लोज है, तो अगर ये क्लोज होगा तो इसके एक तरफ से जितना फ्लक्स इसमें एंटर करेगा दूसरी तरफ से उतना फ्लक्स बाहर भी चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा जो फी है वो जो बी है वो वेरिएबल नहीं है, तो मतलब वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट फील्ड के अंदर यहां पर एक की पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, नोट पॉइंट डाल करके। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लिंक्ड
flux linked with the closed surface is always zero. always zero या is zero, always लगा लो, always zero. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कर देते हैं तो फ्लक्स जो बनेगा वो जीरो बनेगा. इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. और जो ये लिखा गया है ना, खूबसूरत सा रिजल्ट जो ये लिखा गया है, इसी रिजल्ट को कहा जाता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म के अंदर ये गॉस लॉ कहा जाता है. ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब पढ़ेंगे ईएम वेव. लेकिन अभी के लिए याद रखो, किसी क्लोज्ड सरफेस से लिंक करने वाला फ्लक्स जो होता है, लिंक होने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है. टोटल अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उससे बी अगर यूनिफॉर्म रहता है उसके हर एक रीजन के अंदर हर जगह पर, तो उस केस में बी डॉट डी ए जो लिखा जाता है क्लोज इंटीग्रल वो जीरो लिखा जाता है. इसे कहते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म के अंदर ये बेसिकली गॉस लॉ होता है. और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखना चाहो तो देख लो. ये बेसिकली बताता क्या है, तो ये बताता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते. मोनोपोल doesn't exist. मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट. मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं तो देखो पूरा समझ लेते हैं. यहां पर एक कोई मैग्नेट रखा गया, इधर N दिया गया, इधर S दिया गया. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर. यस, यही तो होगा. कोई भी लूप लिया जाए, कोई भी लूप लेने का मतलब ये कि जैसे कोई मैग्नेट है उसको बंद कर दो. उस मैग्नेट को अगर बंद कर दिया जाएगा तो उसके अंदर अगर कोई लूप लिया गया तो उससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी उसके अंदर एंटर कर जाएंगी. तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स उससे लिंक होने वाला जीरो रहेगा. वही पॉइंट तो भी यहां देखा. देखो ये जो पॉइंट बता रहा था, ये वाला पॉइंट, ये बताता था कि आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लो, इनकमिंग फ्लक्स को निगेटिव लो. तो अगर बाहर जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो पॉजिटिव और जो अंदर आ रहा होगा निगेटिव होगा, तो उसका मतलब यही है कि नेट फ्लक्स जो बनेगा वो जीरो बनेगा. और नेट फ्लक्स जो जीरो बनता है इसी को कहते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. ठीक है, तो ये गॉस लॉ होता है मैग्नेटिज्म का. तो अगर इसको यहां से बंद कर दिया जाए, तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते बेसिकली. ये लॉ हमें ये बताता है. ठीक, अगर लॉजिकली बताना हो किसी को मोनोपोल एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, तो बताओगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म देन नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म. अगर फील्ड यूनिफॉर्म रहता है तो उस केस में बी डॉट डी ए जीरो लिखा जाता है, तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ठीक, ये तो हो गया इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स. तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे. तो इस तरह से देखो, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो इसका आंसर निकल के आएगा फाई इज इक्वल टू जीरो. तो फाई जीरो आएगा, इसका जो जवाब निकल के आएगा यहां पर लिखा गया. इससे रिलेटेड जो भी होगा यहां से सॉल्व करके निकाल लेना. ठीक, यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर फील्ड वेरिएबल होता है तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है. यहां पर भी उसका सेम रिजल्ट देखा कि कैसे लगाया जाता है. ये क्वेश्चन था बेसिकली बीए के ऊपर बेस्ड था कि बीए कैसे हम लगाना सीखते हैं. तो इस तरह से लगा सकते हैं. ये मैक्सिमम और मिनिमम का केस हो गया, जीरो का केस हो गया. यहां इसका डायमेंशनल फार्मूला एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट हो गई. यहां पर देखा कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके फ्लक्स की वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है. इनकमिंग आउटगोइंग फ्लक्स का साइन कन्वेंशन देखा. और फिर फाइनली यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो फ्लक्स लिंक होता है अलग अलग सरफेस से वो कितना होता है और इससे कैलकुलेशन की जा सकती. कैसे की जाएगी, तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला लिखा. जो बी लिखा जाता है वो बी डॉट डी ए लिखा जाता है या बी डॉट ए लिखा जाता है. अगर एरिया यूनिफॉर्म होता तो उसके लिए फाइनल फार्मूला ये निकल के आया. तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर फील्ड वेरिएबल होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, जैसे सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन किया. साथ में हम लोगों ने ये देखा कि अगर वेक्टर फॉर्म का यूज करके हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना पड़े तो भी हम निकाल सकते हैं. अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की कैलकुलेशन आ जाती तो इसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वहां से हम निकालना सीखेंगे कि जो भी कुछ हो रहा था, जो हम लोगों ने अभी यहां पर देखा था, एक बार फिर से देखना चाहो देखो, यहां पर एक कॉइल रोटेट कर रही थी. ये कॉइल रोटेट कर रही तो उसकी वजह से यहां वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, आखिर ये वोल्ट मीटर
ईएमएफ क्यों बना रहा है, मतलब ईएमएफ इसके अंदर बनेगा तभी तो डिफ्लेक्ट करेगी, तो इसमें ईएमएफ कैसे बनता है इसको हम लोग समझेंगे। और यहां पर देखो अगर कोई बार मैग्नेट होता है उसको कॉइल के आर पार करते हैं या ले जाते हैं, इसके रिलेटिव मोशन हो रहा है बेसिकली, तो जब रिलेटिव मोशन होता है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट क्यों होता है, हम इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जो फ्लक्स की क्लास है इसको रिवाइज करें। अगली क्लास में हम लोग फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस करेंगे, साथ में उनके कुछ एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।